तो ठीक है, चलो आ जाओ। चल गया। अच्छा, हो गया हो गया हो गया, चलो आ जाओ। कुछ पढ़ लेते हैं अब। और लास्ट क्लास में क्या ढूंढ, एनसीईआरटी का नंबर आएगा थोड़ी देर में, लेकिन हाँ बोलना स्टार्ट करूंगा मैं। देखो, कुछ न्यूमेरिकल डाटा दे रहा हूं एनसीईआरटी का, जो याद करना ही करना है। और वो क्या है, अब वो सुनो। देखो, एक वायरस है जिसका नाम है X174 बैक्टीरियोफेज। ये जो हो गया, बातें नहीं अब। ये जो वायरस है, इसका डीएनए है एसएस, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अब जब सिंगल स्ट्रैंडेड है तो बेस पेयर में डाटा होगा नहीं, या बेस में होगा, या बोलो न्यूक्लियोटाइड्स। 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होगा। लैम्डा फेज में, लैम्डा फेज दूसरा वायरस, इसका डीएनए हमारे जैसा है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। और इसमें कितना डीएनए है? 48502 बेस पेयर्स। ई कोलाई, ये तो बैक्टीरिया है, इसका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होगा। और कितना होता है? 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। ये डाटा याद करना ही करना है, सब एनसीईआरटी है। इसी तरह हैप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन में डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। हमारी हैप्लॉइड सेल हो या हमारी डिप्लॉइड सेल हो, हैप्लॉइड सेल हो या डिप्लॉइड सेल हो, डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड लीनियर ही है। हैप्लॉइड सेल में कितना डीएनए है? 3.3 बिलियन बेस पेयर्स। 3.3 बिलियन बेस पेयर। बिलियन को कैसे लिखते हैं? 10⁹ बेस पेयर। तो डिप्लॉइड सेल में इसका डबल कर लो, 6.6 बिलियन बेस पेयर। ये हमारे डिप्लॉइड सेल में। ये जो न्यूमेरिकल डाटा है, ये एनसीईआरटी का है, याद करना ही करना है। हाँ, ये बीच में जो डीएनए किसका कैसे है, ये मैंने अपनी तरफ से बताया है, और वो भी इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया है। एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, इसके बाद लिखना। देखो, इसके बाद आता है, इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है चारगाप्स इक्विवेलेंसी। चारगाप्स इक्विवेलेंसी रूल। ये रूल दिया था एरविन चारगाफ ने। ये रूल दिया था एरविन चारगाफ ने। किसके लिए? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए नहीं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए। अच्छा, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, आज फिर सुन लो। देखो, जब कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है तो एडेनिन के सामने पक्का थाइमीन होता है, और इनके बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ग्वानिन के सामने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। साइटोसिन के सामने ग्वानिन होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। टी के सामने ए होता है, ए के सामने टी होता है। फिक्स है। यहां पर गिनो जरा, कितने ए हैं? ए कितने? टी कितने हैं? 2 कहां? 3 ही तो है, देख के भी ना गिना जा रहा। 1 2 3। ए कितने हैं? 3। तो टी भी है 3। ऑब्वियस है, हर ए के सामने टी होना है, और टी के सामने ए। तो जितना ए होगा उतना ही टी होगा। तो ये चारगाफ इक्विवेलेंस रूल यही तो है। ये रूल ये कहता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जितना ए होगा उतना ही टी होगा। ग्वानिन गिनो जरा, जी कितने हैं? ग्वानिन 2 हैं,
तो साइटोसिन भी तो 2 ही है, तो जितना जी होगा उतना ही सी होगा। अब ये ना बोलना सर 3 लाइन खींचो, यहां पर मैथ्स चल रही है। यहां तो हाइड्रोजन बॉन्ड लिखे हैं मैंने, यहां पर मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं इक्वल टू का साइन लगाया। मैथ्स, जितना ए उतना टी, जितना जी उतना सी। अच्छा, इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ए अपॉन टी इक्वल टू 1, या टी को ए को इधर भेज दो तो टी अपॉन ए इक्वल टू 1। एनसीईआरटी यही कहती है ए और टी का रेशियो कांस्टेंट होता है और 1 होता है। इसी तरह इसको भी लिख सकता हूं, जी बाई सी इक्वल टू 1 या सी बाई जी इक्वल टू 1। एक्चुअल में ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जितना प्यूरीन होगा उतना ही पायरिमिडीन होगा, जितना प्यूरीन होगा उतना ही पायरिमिडीन होगा। प्यूरीन मतलब ए और जी, पायरिमिडीन मतलब टी प्लस सी। जितना एज प्यूरीन होगा उतना पायरिमिडीन। चेक करें, ए और जी गिनते हैं, प्यूरीन तो यही है, ए और जी। ए के दूसरा जी हो गया, तीसरा जी हो गया, 3 4 ए, 5वां ए। तो कुल मिला के कितने प्यूरीन होगा? ए और जी मिलाकर 5। तो टी और सी कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो सही तो है, 5 प्यूरीन है तो 5 ही पायरिमिडीन है। और ऑब्वियस होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि हर प्यूरीन के सामने पायरिमिडीन है, और हर पायरिमिडीन के सामने तो जितने प्यूरीन होंगे उतने ही पायरिमिडीन होंगे। तो इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो ऐसे लिख दूं, ए प्लस जी, इसको इधर लाऊं, अपॉन टी प्लस सी इक्वल टू 1, या ए जी को उधर भेज दो, टी प्लस सी अपॉन ए प्लस जी इज इक्वल टू 1। अरे भाई, टोटल प्यूरीन ए जी 100 है, टोटल पायरिमिडीन टी सी 100 है, तो 100/100 ये है चारगाफ रूल। इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन बोल रहा हूं। मान लो क्वेश्चन आया कि इफ बेस सीक्वेंस in one strand of DNA, base sequence in one strand of DNA is, if base sequence in one strand of DNA is A T C G A, ये बेस सीक्वेंस है एक स्ट्रैंड का, then give the total number of hydrogen bonds in DNA डबल हेलिक्स। क्या कहते हो? एक स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस है ए टी, बिल्कुल सही है, एक स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस दिया ए टी सी जी ए, सही है, एक स्ट्रैंड का दिया है, तो दूसरे का तो हम खुद ही लिख लेंगे। हर ए के सामने टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा, हर टी के सामने ए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी के सामने जी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी के सामने सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए के सामने टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। गिन लो टोटल। कर पाएंगे ऐसे सवाल? ठीक है। नीट में हाल ही में क्वेश्चन आया था कुछ इस तरह का कि इन डीएनए ऑफ एन एनिमल सेल, in DNA of an animal cell, thymine are 17%. Then give the percentage of guanine. बिल्कुल आसान समय से नहीं, मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। नीट वालों ने जब पूछा था ना तो एनिमल सेल नहीं लिखा था, उन्होंने सेल ऑफ सी अर्चिन बोला था। तो सुनो मेरी बात, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये रूल तब तक नहीं लगेगा जब तक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ना हो, है ना?
प्रोकैरियोट में डीएनए सर्कुलर है लेकिन है तो डबल स्ट्रैंड। यूकैरियोट में डीएनए भले ही लीनियर है लेकिन है तो डबल स्ट्रैंड। मतलब सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में देखना एनिमल सेल दिया है, एनिमल सेल मतलब यूकैरियोट है। अरे यूकैरियोट प्रोकैरियोट कोई भी हो, डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड। और जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा तभी ये रूल लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत आसान है ये क्वेश्चन करना चारगाफ रूल का। कैसे करेंगे भाई, थाइमीन अगर 17% दिया है तो एडेनिन भी 17% हो गया, क्योंकि जितना टी उतना सी, जितना टी उतना ए, और ए टी जी सी मिलाकर 100%। तो A17 है, T17 है, GC 100। तो GC कितना हो गया, 100 माइनस 34, बोले तो 66। G और C मिलाकर कितना, 66। और जितना G उतना C, आधा आधा बांट दो। जितना G उतना C, तो आधा आधा बांट दो। तो 66/2। ग्वानिन भी 33%, साइटोसिन भी 33%। ये हाल ही में नीट में आया हुआ क्वेश्चन था। कर पाएंगे, बिल्कुल आसान है। चारगाफ रूल पर बेस कुछ और न्यूमेरिकल भी कराना है, लेकिन बोर्ड में अब जगह ही नहीं है। खत्म कर लो फिर बात करते हैं। हाँ जी बोले, कौन सा बच्चे, हाँ कुछ भी, अपनी मर्जी, हम कुछ भी लिख दें। सीक्वेंस इन के बाद सीक्वेंस इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिखा है भाई। ए बेस सीक्वेंस इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए is ATCGA, then give the total number of hydrogen bonds in DNA double helix। मुझे इसको खींच देगा क्या ये? बस, थैंक यू। और साथ में पढ़ते चल रहे हो ना? हाँ भाई, क्योंकि हर दिन लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा और अगली क्लास से आपको लगेगा हाँ कि लेवल और बढ़ गया है। न्यूमेरिकल डाटा जरूर याद रखिएगा, किसमें कितना डीएनए है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस साल नीट में हम लोग उम्मीद कर रहे थे 19 लाख लोग रजिस्टर करेंगे, 21 लाख लोग कर चुके हैं, 21,10,000।
हमने सोचा था 20,000 20 लाख आपके में क्रॉस हो गए, यहाँ तो अभी से 21,10,000 हो गए। मतलब आपके जाते जाते 24-25 लाख तो, और उनमें से अपने लिए एक सीट बचा के लानी है ना। मतलब दूसरों की सीट पर ध्यान ना दो, आप तो अपनी एक सीट पकड़ो। ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने सारे लोग हैं, नहीं, आप अपनी एक सीट पकड़ के बैठो, बस बाकियों को लड़ने दो बाकी सीट के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बातें नहीं, जल्दी लिख डालो। हम्म। ये हाफ पोर्शन हटाओ इधर का। ठीक है, जल्दी करिए। AG/TC है, हाँ, गड़बड़ ना करो। और TC+C, T+C/A+G। ठीक है, खत्म करो इसे, कुछ क्वेश्चन और करते हैं फिर, रिलेटेड टू चारगाप रूल। हम्म। हम्म। बस। अच्छा, बस नहीं, ट्रक। लिखो, जल्दी खत्म करो और फिर आओ अगले क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चंस लिखो फटाफट। ठीक है, कहां तक पहुंचे, क्वेश्चन हो गया? जल्दी लिखो भाई, जब तक जो लोग खाली उनसे कुछ पूछता हो, है ना। हाँ, नहीं, जो बात करता दिखेगा उससे पूछूंगा। अब कोई नहीं कर रहा। अच्छा, शुगर और प्यूरिन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? 1,9। और शुगर पायरिमिडीन के बीच, शुगर के किस कार्बन से जुड़ा होता है फॉस्फेट? 5th 1। शुगर के किस कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है ना। एक न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड नहीं दिखेगा? एक न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड नहीं दिखेगा?
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जब एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे तब ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दिखेगा। ठीक है, चलो चलिए अगला क्वेश्चन। जल्दी करो भाई, लिखने की गति तेज रखो ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं। बारह हाइड्रोजन बॉन्ड लिख दे, खत्म, है ना। हाँ हाँ, दूसरा सवाल रह गया कुछ लोगों का, फटाफट लिखो। हाँ ठीक है, हो गया। चलो भाई, धीरे लिखने वाला थोड़ा जल्दी लिखो। ठीक है, जिसका जो रह गया बाद में लिखते रहेगा, अभी ये क्वेश्चन लिखो। लिखा हुआ मैं नहीं मिटा रहा, टाइम निकाल के लिख ले रहा है ना। ठीक है, लिखो। इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एनसीईआरटी में चार गाप कहाँ है अभी पता चल जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, थाइमीन आर 3000, परसेंटेज नहीं नंबर दे रहा हूं। इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इफ थाइमीन आर 3000 and guanine are 2000, thymine are 3000 and guanine are 2000, guanine are 2000, then give the total number of, बिल्कुल सही है, then give the total number of nitrogen bases, give the total number of nitrogen bases। आसान है, क्या है इससे सस्ता क्या होगा फिर भाई। थाइमीन 3000 है तो एडेनिन भी 3000 हो गया, ग्वानिन अगर 2000 है तो साइटोसिन भी 2000, और टोटल बेस मतलब ATGC मिलाकर, तो A है 3000, T है 3000, ग्वानिन है 2000, साइटोसिन भी है 2000, टोटल जोड़ेंगे तो 10,000 बेसिस आ जाएंगे। सब ठीक है? देखें अगला सवाल। चलो फिर इस क्वेश्चन का ध्यान दे लेना, पिटने का काम ना करना, है ना। हाँ। एक क्वेश्चन और लिखो। इन अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इन अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, in a single stranded DNA, if thymine are 20%, in a single stranded DNA, if thymine are 20%, 20%, then give the percentage of adenine। नहीं बताओगे? Thymine are 20%, then give the percentage of adenine। बिल्कुल सावधानी ऐसी ही रखनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मैंने जानबूझ के ए दिया, क्योंकि आप तो जानते हो जितना ए उतना टी, 20 थाइमीन तो 20 एडेनिन, लेकिन वो तो तब ना जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो। देखो, जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो मैं कह सकता हूं यहां 100 ए है तो सामने 100 टी होंगे, लेकिन इधर 100 ए है, इतने में एक ही स्ट्रैंडेड डीएनए के। अब बगल में क्या, मुझे क्या पता, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष थोड़ी ना है हम, कि 100 ए है तो आगे इतना जी है इतना टी, हमें नहीं पता बगल में क्या है। हम ये तो बता सकते हैं कि सामने क्या होगा, लेकिन इसके एक ही स्ट्रैंड है तो इसके बगल में क्या होगा हमें क्या पता। तो यहां दिया है 20% थाइमीन है, तो ठीक है 20% थाइमीन है, बगल में क्या हमें नहीं पता। ऐसा भी तो हो सकता है कि एडेनिन सिर्फ 2% हो या 1% हो, कुछ भी हो सकता है, बगल में क्या हमें नहीं पता। सिर्फ जब दो स्ट्रैंड होंगे तो सामने क्या है वो बता सकते हैं, समझ रहे हैं। तो जब भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो
एक ही आंसर जाएगा, कांट बी प्रिडिक्टेड, एज चारगाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। आंसर पूरा लिखो, कांट बी प्रिडिक्टेड, कांट बी प्रिडिक्टेड as Chargaff rule is not applicable for, as Chargaff rule is not applicable for, Chargaff rule is not applicable for single stranded DNA. सही है भाई? तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ते ही पकड़ लेना है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कुछ नहीं बता सकते, सीधा बोल देना है, ये नहीं कि सॉल्व करने बैठ गए। अच्छा आगे सुनो, चारगाफ रूल से एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन अगर आया तो क्या हो सकता है, तो वो क्वेश्चन एक आखिरी कर रहे हैं, इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, in a double stranded DNA, 3.2 kilobases are present. 3.2 kilobases are present. बोर्ड पे लिखा हुआ है 3.2 kilobases are present. फिर लिखो, and if adenine are 820, if adenine are 820, adenine are 820, then give the number of cytosine, then give the number of cytosine. पीछे वालों लगाना जरा दिमाग थोड़ा सा, then give the number of cytosine. ससोसी क्या भाई, सबको एक दूसरे की तरफ ना देखो, कुछ लोग तो एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या जवाब आएगा, खुद सवाल करना है। बिल्कुल सही है, 780 आएगा। देखो भाई ध्यान से समझना, इसका एक वेरिएंट भी देने वाला हूं मैं। देखो डाटा किस में चाहिए, बेस में, वहां क्या है किलो बेस, किलो मतलब 1000, तो आगे तो इनटू 1000 कर दो ताकि डाटा किस में हो जाए, बेसिस में। 3.2 इंटू 1000 बेसिस, कितने बेसिस हो गए 3200 बेसिस। अब एडेनिन 820 है तो थाइमीन भी 820 हो गया, तो एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन मिलाकर कुल कितने बेसिस है 3200 बेसिस, जिसमें ए है 820, थाइमीन है 820 प्लस जीसी इक्वल टू 3200, तो जीसी कितना हुआ 3200 माइनस 1640 हो गया 1560, तो जी और सी मिलाकर 1560, आधा आधा बांट दो क्योंकि जितना जी उतना सी, तो 1560 बाई 2, तो ग्वानिन भी 780 और साइटोसिन भी 780। सही है? अच्छा मान लो क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, थोड़ा ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर सवाल दिया, तो पता है क्या करेंगे वो लोग, सेम क्वेश्चन का वेरिएंट बता रहा हूं, ऐसे भी तो दे सकते हैं कि डीएनए में 3.2 किलो बेस नहीं, 3.2 किलो बेस पेयर्स है, मतलब KBPS है। अब बाकी सवाल वही है, 1560, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हर चीज का डबल, उधर डबल तो इधर डबल आंसर नहीं होगा। हाँ कोई कुछ बोल रहा है 2380, बिल्कुल सही बोल रहा है 2380। ध्यान से समझ रहे, किलो बेस दिया है तो बेस में डाटा चाहिए हमें, 2000 किया बेस में डाटा आ गया, लेकिन यहां पर ध्यान देना, यहां पर तो किलो बेस पेयर है, तो आगे इनटू 1000 करोगे तो डाटा बेस पेयर में बदलेगा। कितने बेस पेयर हो गए 32,000 बेस पेयर। और याद है आपको 1 बेस पेयर मतलब 2 बेस, 1 बेस पेयर मतलब 2 बेस, तो इतने सारे बेस पेयर है तो 3200 इंटू 2 करोगे तब ना बेसिस आएगा,
मतलब 6400 बेसिस। बाकी कॉन्सेप्ट वही है, एडेनिन 820 तो थाइमीन भी 820, तो ए टी जी सी मिलाकर 6400। तो एडेनिन है 820, थाइमीन है 820 प्लस जीसी इक्वल टू 6400। तो जीसी कितना हो गया, 6400 माइनस 1640, 4760 जीसी। तो जितना जी उतना सी, आधा आधा बांट लो, 4760 बाई 2, 2380। तो क्या सीखा यहां से, अगर किलो बेस में क्वेश्चन आए तो इंटू 1000 कर लेंगे, बेस आ जाएगा, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर किलो बेस पेयर आया तो आगे इंटू 1000 करेंगे तो बेस पेयर हो जाएगा, फिर डबल करेंगे तो बेस हो जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे। दिमाग में बैठा लेना ये बात को, ठीक है। तो ये आखिरी एक्सट्रीम लेवल पर जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसा होगा। तो उस क्वेश्चन जो आपने लिखा था उसका आंसर ये है, और उसी क्वेश्चन का वेरिएंट अगर बेस की जगह बेस पेयर आ जाए तो फिर ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। कंप्लीट कर ले, चारगाफ रूल हो गया। अब अगला देखते हैं, ठीक है, 2380। मतलब मैथ्स है, काफी सारी मैथ्स लगाएंगे हम जेनेटिक्स वाले पार्ट में भी, प्रोबेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी निकालना, कई चीजें हैं। हम्म। अरे हो गया, बातें नहीं करो, लिख लिया करो, तो उसे किताब कॉपी को पढ़ लिया करो, क्या लिखा हमने, रिवीजन होते रहना चाहिए। टाइम आपके पास कम है, इतना ज्यादा नहीं है कि बीच बीच में गप्पे भी मार रहे हैं और पढ़ाई भी चल रही है। पहले 2 साल थे आपके पास 11th-12th सिलेबस कंप्लीट करने का, अब आपके पास सिर्फ 1 साल है 11th और 12th दोनों खत्म करने का। क्योंकि कई लोगों ने तो 11th ठीक ठाक पढ़ी, और कुछ लोगों ने तो बस किसी तरह नैया बचा ली, हो गया और क्या। लेकिन जैसे भी पढ़ाओ 11th कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सब कुछ दोबारा रिवाइज होगा। 12th मैं और एसडीएस सर जब पढ़ा लेंगे तो 12th सिलेबस तो वैसे ही हो जाएगा, फिर 11th ही तो चलेगी, है ना। क्योंकि बचा ही क्या है, यही तो बचा है, जेनेटिक्स के 6 चैप्टर मैं कवर करूंगा जेनेटिक्स के अंदर, इकोलॉजी में सर 4 चैप्टर कवर करेंगे बस। एक एनिमल ब्रीडिंग करके छोटा सा पार्ट है जो कोई जूलॉजी वाले पढ़ाएंगे, अदरवाइज सारा यही है। ठीक है, खत्म हो गया। चलिए अगला टॉपिक लेकर आ रहा हूं मैं, अगला टॉपिक लेकर आ रहा हूं बेस रेशो, सभी ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक लेकर आ रहा हूं बेस रेशो, या इसी को कभी कभी कह देते हैं डिसिमेट्रिक रेशो, बेस रेशो या डिसिमेट्रिक रेशो। अब ये क्या नया आ गया, बेस रेशो या डिसिमेट्रिक रेशो होता है एटी और जीसी का रेशो। अब आप बोलो सर लिख दो इक्वल टू 1, और क्या, अभी तो पढ़ा था। हाँ अभी तो पढ़ा था सर, इक्वल टू 1 लिख दो, नहीं, चारगाफ रूल में एजी अपॉन टीसी इक्वल टू 1 था। टोटल प्यूरिन, डॉक्टर बनना है, कंपाउंडर थोड़ी बनना है, कैसे भी पढ़ लो चलेगा। टोटल प्यूरिन और टोटल पायरिमिडीन का रेशो 1 था। बेस रेशो इज नॉट एजीटीसी, इट इज एटी एंड जीसी का रेशो, ठीक है। तो इस रेशो के लिए मैं बोलता हूं कि दिस रेशो इज वेरिएबल फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, व्हाट इज कांस्टेंट फॉर गिवन स्पीसीज। सर मतलब ये कह रहा हूं इंसान का बेस रेशो अलग आएगा,
बिल्ली का बेस रेशो अलग आएगा, कुत्ते का बेस रेशो अलग आएगा, आम के पेड़ का बेस रेशो अलग आएगा, ई कोलाई का बेस रेशो अलग आएगा। तो हर स्पीसीज का बेस रेशो अलग अलग है। लेकिन इस क्लास में जितने भी ह्यूमन हैं सबका बेस रेशो सेम आएगा। क्या बोला? सबका अलग अलग है, लेकिन हर एक स्पीसीज में बेस रेशो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू देता हूं। देखो, बेस रेशो इज वेरिएबल। चुपचाप रह अभी, जब मैं बोलूं तो कुछ नहीं बोलना है, नहीं पिटने के काम ना कर। अब इज वेरिएबल फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा, बट is constant for a given species, but is constant for a given species। जैसे मैंने बोला, इस क्लास में जितने भी ह्यूमन हैं, हाँ मतलब कोई दूसरा जीव हो, नकाब लगा के आ गया हो, है ना, इसलिए तो एटी और जीसी का रेशो सभी ह्यूमन के लिए अप्रॉक्स बेस रेशो अप्रॉक्स 1.53 है। ठीक है। ई कोलाई का बेस रेशो, ई कोलाई का बेस रेशो लगभग अप्रॉक्स 0.97 है। सर इससे क्या इंफॉर्मेशन निकाले? इधर सुनो, ह्यूमन का बेस रेशो 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा तो तभी आ सकता है ना जब न्यूमरेटर ज्यादा हो। न्यूमरेटर ज्यादा है मतलब 80 रिच डीएनए। हमारा न्यूक्लियर डीएनए कैसा है? 80 रिच, पिछली क्लास में ना बताया था। और इसका बेस रेशो 1 से कम है। 1 से कम तो तभी आएगा ना जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो। मतलब प्रोकैरियोटिक डीएनए जीसी रिच है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। और सुनो, बेस रे एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ इतना याद रखो, ह्यूमन का मोर देन 1 है और इकोलाई का लेस देन 1 है, बस इतने से हो जाएगा। अच्छा, बेस रेशो के बेसिस पर डीएनए 2 तरह का है। बेस रेशो के बेसिस पर डीएनए 2 तरह का है। एक है एटी टाइप डीएनए, एक है एटी टाइप डीएनए, और दूसरा है जीसी टाइप डीएनए। जीसी टाइप डीएनए, दोनों में अंतर क्या है डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं। इधर देखना सभी, पूरा फोकस बोर्ड की तरफ। मान लो ये एक डीएनए है, ए के सामने टी है, जी के सामने सी है, सी के सामने जी है, टी के सामने ए है, ए के सामने टी है। एक डीएनए ये है। और एक डीएनए इधर है, ए के सामने टी है, जी के सामने सी है, सी के सामने जी है, टी के सामने ए है, जी के सामने सी है। यहां एटी 3 बार है और जी सी 2 बार है। ज्यादा क्या है? एटी रिच डीएनए को एटी टाइप, मतलब यहां एटी ज्यादा है और जीसी कम है। यहां पर एटी ज्यादा है और जीसी कम है। और अगर एटी ज्यादा है तो एटी ज्यादा है मतलब बेस रेशो एटी बाई जीसी। एटी ज्यादा है, न्यूमरेटर ज्यादा है, तो बेस रेशो क्या आएगा? मोर देन 1। यहां देखो 3 बार जीसी है, एटी 2 बार है। यहां पर जीसी ज्यादा है, एटी कम है। तो अगर किसी डीएनए में एटी कम और जीसी ज्यादा, तो जीसी टाइप डीएनए। तो इसका बेस रेशो निकालोगे तो जीसी ज्यादा है मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो बेस रेशो की वैल्यू लेस देन 1। अरे एटी रिच डीएनए, एटी टाइप डीएनए, जीसी रिच डीएनए, जीसी टाइप डीएनए। अच्छा एग्जांपल बोलू, हमारा न्यूक्लियर डीएनए एटी रिच होता है, अभी पिछली क्लास में ही पढ़ा है। न्यूक्लियर डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स, हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। और प्रोकैरियोटिक डीएनए भी, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए भी जी से रिच होता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए ऑफ यूकैरियोट भी जी से रिच होता है। ठीक है, और सुनिए एक और बात, एटी रिच डीएनए में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है,
यहाँ दो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, यहाँ दो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वाले कम है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड वाले जल्दी टूटेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी टूटेगा, और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा लेट टूटेगा। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड वाले ज्यादा है तो जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा मतलब इट इज लेस स्टेबल टाइप ऑफ डीएनए। या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वाले ज्यादा हैं, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, तो ये मोर स्टेबल हो गया। समझ रहे हो? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड वाला है जल्दी टूट जाएगा, लेस स्टेबल। वहां 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वाले वो जल्दी नहीं टूटेगा, मोर स्टेबल। अच्छा, दिमाग सही काम कर रहा है तो एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, अलग टाइप का है, थोड़ा ध्यान देना जरा, है ना। देखो इधर, देखो मान लो क्वेश्चन आ गया, ए बेस सीक्वेंस, या ऐसे रखता हूं, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, AG/TC ratio in one strand, ratio in one strand is 0.74। AG/TC एक स्ट्रैंड का कितना है? 0.74। देन गिव द AG/TC रेशियो ऑफ अदर स्ट्रैंड, ऑफ अदर स्ट्रैंड। मैंने बोला ना ये थोड़ा अलग है, मैंने बोला ना दिमाग काम कर रहा हो तो कर रहा हूं। अब मेरा सुन लो, ये क्वेश्चन ना अक्सर मैं क्लास में नहीं कराता, सीधा माइनर में आपके सामने प्रकट होता है। अब लोग अपना अपना दिमाग लगा के ले कराते हैं, जो भी आया। आप जो जो आंसर बोल रहे हो वो सब होते हैं ऑप्शन वहां पर, तो आप तो चले जाते हो करके, क्योंकि मैं तो जानता हूं ना कितने तरीके से सोच सकते हो आप। अब एग्जैक्टली कैसे करना है वो समझो। देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल देखो, दोनों स्ट्रैंड का मिला के AG/TC इज 1, AG/TC इज 1, पूरा डीएनए मिला के, दोनों स्ट्रैंड का मिला के। लेकिन यहां मैंने एक स्ट्रैंड का बताया और दूसरे का पूछ लिया, तो सुनो, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सा भी डीएनए। मान लो मैंने एक डीएनए लिया एग्जाम्पल के तौर पर कि यहां पर ATCGA है, एक स्ट्रैंड में ATCGA है, तो दूसरे स्ट्रैंड में A के सामने T, T के सामने A, C के सामने G, G के सामने C, A के सामने T। सही है। चलो एक स्ट्रैंड का AG/TC निकालते हैं, एक स्ट्रैंड का AG/TC निकालते हैं। AG गिनो कितने हैं ऊपर? 3 है ना, A और G मिला के, 1 2 3, 3। और TC कितने? 2। तो ऊपर वाले स्ट्रैंड का क्या आया? 3/2। चलो अब नीचे वाले स्ट्रैंड का निकालते हैं, AG/TC। AG गिनो जरा, यहां 2 ही है, और TC कितने हैं? 3। मतलब एक स्ट्रैंड का AG/TC जितना दिया है, दूसरे स्ट्रैंड का उसका रेसिप्रोकल होगा। दिमाग में गई बात? एक स्ट्रैंड का AG/TC जितना होता है, दूसरे स्ट्रैंड का उसका रेसिप्रोकल होता है। तो मैंने तो एक स्ट्रैंड का 0.74 दिया, तो दूसरे स्ट्रैंड का क्या आएगा? 1/0.74। घर में जाके सॉल्व करना, 1.35 आएगा। समझ गए? ऐसे ही क्वेश्चन में तो फंसते हैं। लास्ट ईयर नीट वालों ने कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए थे कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे क्वेश्चन नीट वाले बना के दे सकते हैं। तो हमें अब हर लेवल पे तैयार रहना है, वो चाहे कुछ भी पूछे, मतलब कैसी भी बॉल आए, जाना तो 6 ही चाहिए, 4 से भी काम नहीं चलेगा। समझ गया मेरी बात? समझ गया इस क्वेश्चन को? एक स्ट्रैंड का AG/, मतलब अब तो ये तो मैंने समझा दिया, अब तो बिना सोचे समझे, एक स्ट्रैंड का AG/TC जो भी दिया है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, बात खत्म। ठीक है? अभी जाएगा क्या? लिख लो भाई। फिर इसके बाद अगला टॉपिक लाता हूं, डीएनए का डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। बस लेकिन थोड़ा जल्दी लिखेगा, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करिए।
ठीक है, बातें नहीं भाई, जल्दी कर लो, है ना। कोई डाउट आ रहा है? किसको डाउट आ रहा है तुझे? हाँ बोलो। किसका? वो तो दोनों स्ट्रैंड का मिला के होता है ना बच्चे, पूरे डीएनए का वन होता है। लेकिन मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे आप? तो फिर सॉल्व करके आएंगे। दोनों का नहीं आएगा। दोनों का एजी और दोनों का टीसी जोड़ लेना तो वन आ जाएगा। अलग अलग नहीं, दोनों का एजी जोड़ लो और दोनों का टीसी जोड़ लो, दोनों स्ट्रैंड का, तो वन आ जाएगा, चेक कर लो। सही है। लेकिन अगर अलग अलग स्ट्रैंड का पूछा तो अलग अलग कैलकुलेट करना है, उनको जोड़ करना, सोचना कि इक्वल वन हो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, न्यूक्लियर डीएनए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर को अलग से हम बात करते हैं, अदरवाइज जब भी हम बोलते हैं ह्यूमन डीएनए मतलब न्यूक्लियर डीएनए की बात हो रही है। लिखा कि ऐसे बैठा है, हाँ? लिख लिया है, हाँ। कुछ समझ उपझ रहा है? हाँ। अरे क्वेश्चन में ये लिखा है एक स्ट्रैंड का Ag/Tc 0.74 है, तो दूसरे स्ट्रैंड का Ag/Tc बता दो। तो मैंने एक एग्जांपल लेके समझा दिया कि एक स्ट्रैंड का Ag/Tc जो मैंने निकाला था वो 3/2 था, तो दूसरे का 2/3 आया, मतलब रेसिप्रोकल आया। तो जब भी एक स्ट्रैंड का Ag/Tc दिया हो, दूसरे का निकालना हो, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट्स ऑल। बायो के लिए कोई एमसीक्यू बुक नहीं लगानी है, सब फालतू की बातें करते हैं। कोई नहीं लगानी है मतलब नहीं लगानी है। बायो में परफेक्शन चाहिए, थ्योरी खूब पढ़ें, क्वेश्चन उतने ही करें जो आपको एलन में मिल रहे हैं, बस हो गया। ये फालतू की किताबें या वेबसाइट अपने क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बताने के लिए लिख देते हैं, नीट 2012 में आया था, नीट 2004, सीबीएसई पीएमटी 2004 में आया था। आप सोचो, हाँ यार सीबीएसई पीएमटी में आया मतलब इंपॉर्टेंट है, और वो कभी आया ही नहीं। वो तो इंपॉर्टेंस देने के लिए चिपका दिया कि टैग लगा दिया आया है नीट में। तो कब ये 50 तरह की किताबें करते हैं और फिर बाद में कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो वहां के आंसर ही उल्टे होते हैं। 100 क्वेश्चन करो, उनमें से 15-20 क्वेश्चन के आंसर गलत, अब तो कॉन्सेप्ट तो बर्बाद हो गया। अब आप सोचो कि ये बुक को ज्यादा आता है या मुझे ज्यादा आता है, इसलिए ऐसा कुछ कर। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए ऑफ यूकैरियोट, EUK, यूकैरियोट। PROK अगर लिखा करूं तो प्रोकैरियोट। ठीक है, खत्म करें इसको।
हाँ ठीक है, कंप्लीट करें ये सब। अब डीएनए का डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन हम पढ़ने वाले हैं। पूरा डीएनए मिला के, पूरे इस डीएनए का निकालना, दोनों स्ट्रैंड के एजी गिन ले और दोनों स्ट्रैंड के टीसी गिन ले, वो वन ही आएगा, फिक्स है वो, या वन ही आता है। हाँ वो आएगा ना, बिल्कुल। तो देखें, आपको याद है पिछले साल प्रोटीन का डीनेचुरेशन पढ़ा था आपने? प्रोटीन को हाई टेम्परेचर दे दो तो डैमेज हो जाता था, फिर ठीक नहीं होता था। लेकिन डीएनए एक अकेला मॉलिक्यूल है, डीएनए एक अकेला मॉलिक्यूल है, हाई टेम्परेचर दे दोगे खराब हो जाएगा, और नॉर्मल टेम्परेचर में रख दोगे तो फिर ठीक हो जाएगा। मतलब डीएनए इज कैपेबल ऑफ बोथ डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। अरे तभी तो हजारों साल पुराने फॉसिल्स में भी डीएनए सही सलामत मिल जाता है। सही है ना? देखो मेरे सामने एक डीएनए बना दिया, दे दो 80 to 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से बिछड़ गए। मतलब ए जी सी टी जी, एक स्ट्रैंड अलग, टी सी जी ए सी अलग। क्या हो गया यहां? ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। दिस इज डीएनए का डीनेचुरेशन या डीएनए की मेल्टिंग। अगर मैं इसे रूम टेम्परेचर पे वापस रख दूं, रूम टेम्परेचर पे वापस रख दूं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है। ये अगर मैं इनको रूम टेम्परेचर में रख दूं तो धीरे धीरे ये पास में आएंगे, और पास में आए तो इनके बीच क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड ही तो है, और डीएनए फिर से सही सलामत हो गया। इसे क्या बोलोगे? डीएनए का रीनेचुरेशन। एक अकेला मॉलिक्यूल है, हाई टेम्परेचर दे दोगे खराब हो गया, डीनेचर हो गया, रूम टेम्परेचर पे रखोगे फिर से नॉर्मल हो गया। डीएनए को डीनेचर करने का एक तरीका और है। डीएनए इज एसिडिक ना, तो हाईली बेसिक पीएच दे दो, लगभग मोर देन 11। डीएनए एसिडिक है, अगर मैं हाईली बेसिक पीएच दे दूं, हाईली बेसिक पीएच दे दूं, लगभग मोर देन 11 के आसपास, पीएच मोर देन 11 के आसपास दे दूं, हाईली डीएनए एसिडिक है, हाईली बेसिक पीएच दे दूं तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। इसे भी डीएनए का डीनेचुरेशन बोलोगे। और अगर नॉर्मल पीएच में वापस रख दूं, अगर नॉर्मल पीएच पे वापस रख दूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से बन जाएंगे, डीएनए फिर से नॉर्मल। मतलब डीएनए को डीनेचर करने के दो तरीके बता दिए मैंने। या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दो, डीएनए का डीनेचुरेशन हो जाएगा, और रूम टेम्परेचर पे रख दो तो नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा तरीका, हाईली बेसिक पीएच दे दो, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, डीएनए डीनेचर हो गया, और वापस नॉर्मल पीएच पे रख दो तो फिर से नॉर्मल हो गया। सही है?
अच्छा, एक डीएनए डीनेचुरेशन से रिलेटेड ही एक कॉन्सेप्ट है टीएम वैल्यू का। टीएम वैल्यू, टीएम वैल्यू मतलब टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। टीएम वैल्यू की डेफिनेशन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है। देखो, टीएम वैल्यू वो टेम्परेचर है जहां पर आधा डीएनए डीनेचर हो जाए। टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द डीएनए गेट डीनेचर्ड, उसे क्या बोलोगे? टीएम वैल्यू। हमें नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है कि टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग डिपेंड्स ऑन जीसी कंटेंट। किस पर डिपेंड करेगा? जीसी कंटेंट पर। कैसे? अगर किसी डीएनए में जीसी ज्यादा है तो 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, तो उनको तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना होगा। देखो मैं लिख दे रहा हूं, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सही है। और अगर जीसी कम है मतलब 80 ज्यादा है, जीसी कम है मतलब 80 ज्यादा है, मतलब 2-2 हाइड्रोजन बॉन्ड वाले ज्यादा हैं, वो तो जल्दी टूट जाएंगे, कम टेम्परेचर पर ही टूट जाएगा। सही है। तो जीसी ज्यादा तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा, तो उनको तोड़ने के लिए टेम्परेचर भी चाहिए ज्यादा। मान लो एक क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए मॉलिक्यूल will have maximum TM value, maximum TM value। ऑप्शन 1 92% AT, दूसरा है 94% GC, तीसरा है 5%। डीएनए मॉलिक्यूल का मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, 5% ग्वानिन, और चौथा है 2% एडेनिन। जीसी ज्यादा तो टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग भी ज्यादा। बिल्कुल आसान है। फोर्थ, 2 नहीं लग रहा? कुछ लोग को लग रहा है ना, कुछ लोग को लगा है, ईमानदारी से बोलो। क्योंकि उनके दिमाग में ये है जीसी ज्यादा तो टीएम ज्यादा, और उन्हें लगता है जीसी ज्यादा। अरे इधर देखो, चौथे में कुछ छिपा हुआ है। चौथे में ये छिपा हुआ है कि अगर 2% एडेनिन है तो 2% ही तो थाइमीन होगा, तो 80 मिलाकर 4% हो गया। बाकी क्या है? 96% जीसी। तो कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है आंसर, जो नहीं है वो आंसर होता है। 2% एडेनिन मतलब 2% थाइमीन, 4% में 80 खत्म, तो बाकी क्या बचा? 96% जीसी, तो आंसर फोर्थ होगा। ठीक है। अच्छा, टीएम वैल्यू पर बेस एक क्वेश्चन हो गया। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, जीसी ज्यादा टीएम ज्यादा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पर ये सब कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे। कभी कभी ऐसा करते हैं वो, ऐसे 4 ऑप्शन देंगे और चारों में डीएनए बना देंगे, ए टी जी सी, सी जी टी ए टी, लाइक दैट, ऐसे करके 4 डीएनए बना देंगे। अब जीसी ज्यादा होता नहीं देखना है आपको, हर डीएनए में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड गिन लिया करो, है ना? 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 2 3 5 3 8 2 10 2 12 हाइड्रोजन, चारों ऑप्शन में गिन लो, जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड हो उसका टीएम ज्यादा। तो अगर डीएनए के फॉर्म में क्वेश्चन आए तो ये सब कुछ नहीं लगाना है, हाइड्रोजन बॉन्ड गिनो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा टीएम ज्यादा। लेकिन अगर इस तरह आए तो फिर जीसी ज्यादा तो टीएम ज्यादा। क्लियर है? ओके, कंप्लीट करें इसको। फिर अब हम एक्चुअल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का पहला, जिसमें अब थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में। ऐसा टॉपिक पहला पढ़ने जा रहे हैं, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए।
डिटेल में बात करेंगे, एनसीईआरटी की भी बात करेंगे। इसे खत्म करो जल्दी से। कौन सी लाइन है एनसीईआरटी में है? हाँ वो सब पढ़ेंगे, अभी आ रहा है एनसीईआरटी में, खुद ही पढ़ाऊंगा। कहाँ? डीएनए मॉलिक्यूल इज डबल स्ट्रैंडेड बच्चे। हाँ डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए मॉलिक्यूल का मतलब ही डबल स्ट्रैंडेड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में ना डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही है। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड पता है कहां मिलता है? केवल कुछ वायरसेस में बस। प्रोकैरियोट में डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड। यूकैरियोट में कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड, और डीएनए मॉलिक्यूल लिखा है मतलब डबल स्ट्रैंडेड ही समझना है उसको। ठीक है। हाँ भाई, जल्दी 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 खत्म करो। हाँ बोलो भाई। नहीं, आरएनए याद है अनस्टेबल है, तो वो तो और जल्दी खराब हो जाएगा। डीनेचुरेशन वाला हिस्सा हटा रहा हूं भाई मैं, आप उधर का लिखो कंप्लीट, है ना।
कंप्लीट हो गया क्वेश्चन तक? जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया है कंप्लीट करें, बस एक लाइन लिखकर मैं बात करता हूं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए की। एनसीईआरटी निकाल लें आप जरा, ये लिखकर एनसीईआरटी निकालें। एनसीईआरटी निकालें, पेज नंबर 95, 5th लाइन। क्या? नहीं, अभी पैराग्राफ नहीं, अभी सिर्फ 5th लाइन की बात करते हैं। पेज नंबर 95, 5th लाइन। वहां पर एक शब्द होगा प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल। प्यूटेटिव का मतलब लिख लो फेमस या कॉमन। प्यूटेटिव का मतलब लिख लो फेमस या कॉमन। वहां लिखा है प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल, मतलब वो ये क्या कहना चाह रहा है? फेमस या कॉमन जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। और 6th लाइन में एक वर्ड है कल्मिनेटिंग। कल्मिनेटिंग का मतलब लिख लो कमिंग टू रिजल्ट, रिजल्ट तक पहुंचना। कल्मिनेटिंग का मतलब लिख दें कमिंग टू रिजल्ट, रिजल्ट तक पहुंचना। ठीक है, कल्मिनेटिंग 6th लाइन में कमिंग टू रिजल्ट। अच्छा, लिख दिया। अब सुनिए एनसीईआरटी पढ़ते कैसे, मुझे नहीं पता आज तक कैसे पढ़ते आए हो आप। कोई भी चैप्टर एनसीईआरटी का शुरू हो, कहां से पढ़ना शुरू करना चाहिए? पहली लाइन से नहीं, जहां पर हेडिंग हो वहां से। पेज पलटो, 96 हेडिंग है द डीएनए, यहां से पढ़ना शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत में जो दिया होता है ना, ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू होता है। तो जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तब ना कुछ पढ़ समझ में आएगा। वो आप लोग शुरुआत में पढ़ ले तो फिर बोलते ये क्या क्या लिखा है, अरे पता ही नहीं चैप्टर के बारे में, कैसे समझ में आ जाएगा? तो हमेशा याद रखें एनसीईआरटी के चैप्टर खत्म होने के बाद जो समरी है और ये शुरुआत के जो पैराग्राफ है हेडिंग के पहले के, ये चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़ने चाहिए, तभी समझ में आएगा, क्योंकि सब कुछ पढ़ चुके हो गए आप। राइट? अच्छा, मैं अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूं? पेज 96 में द डीएनए हेडिंग है जो, वहां से लेकर बॉटम तक, और 97 के 2nd पैराग्राफ तक पढ़ा चुका हूं। 3rd पैराग्राफ की बात मैं लेकर आ रहा हूं। कैसे पढ़ते हैं एनसीईआरटी वो भी दिखाता हूं आपको। सबसे पहले पेज 97 में 1st लाइन में लिखा होगा फॉस्फेट मॉइटी। मॉइटी का मतलब लिख लो ग्रुप या यूनिट। मॉइटी का मतलब लिख लो ग्रुप या यूनिट या पार्ट। ग्रुप या यूनिट या पार्ट। ग्रुप या यूनिट या पार्ट। मॉइटी का मतलब फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट मॉइटी। अच्छा, तो 97 के 2nd पैराग्राफ तक पढ़ा चुका हूं मैं। 97 का 3rd पैराग्राफ अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 3rd पैराग्राफ में पहली लाइन क्या लिखी है एनसीईआरटी ने? देखो,
डीएनए, आप सिर्फ देखें, मैं पढ़ रहा हूं और हिंदी में समझा रहा हूं। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस present in nucleus was first identified by Friedrich Michel and he named it as nuclein. इसका ये मतलब नहीं है कि डीएनए एसिडिक है, फ्रेडरिक मिशर ने बताया। इसका मतलब यह है, सुनना, डीएनए जो कि एक एसिडिक सब्सटेंस है, जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, उस डीएनए को पहली बार देखा था फ्रेडरिक मिशर। मैं समझा रहा हूं इस लाइन का मतलब। अभी तो आप लिखो इलूसिडेशन का मतलब एक्सप्लेनेशन, और इलूसिव का मतलब लिखो अनक्लियर। इलूसिव का मतलब लिखो अनक्लियर। लिख दिया? इलूसिडेशन मतलब एक्सप्लेनेशन और इलूसिव मतलब अनक्लियर। अब सुनो हिंदी में उस लाइन का मतलब। वहां यह लिखा है कि डीएनए को भले ही 1869 में देख लिया गया था, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन उस समय हमारे पास ऐसी टेक्निक नहीं थी। डीएनए बहुत लंबा पॉलीमर है, डीएनए इज अ वेरी लॉन्ग पॉलीमर। तो इस लंबे पॉलीमर को इंटैक्ट मतलब सही सलामत सेल से निकालने की हमारे पास कोई टेक्निक नहीं थी। 1869 में देख तो लिया गया, लेकिन उस समय हमारे पास कोई टेक्निक नहीं थी कि डीएनए को सही सलामत, इतने बड़े पॉलीमर को सही सलामत सेल से निकाल सके। ऐसी टेक्निक नहीं थी, इसीलिए एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड अनक्लियर फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सही है? अब इसके आगे झाड़ी खुली रहने दीजिएगा। देखिए, डीएनए का स्ट्रक्चर पहली बार पढ़ा था मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। दोनों ने फर्स्ट स्टडीड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। कौन सी टेक्निक यूज करके डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, या बोलो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। अरे एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक वही है जिससे आप अपने हड्डियों का एक्सरे कराते हो, दांतों का एक्सरे कराते हो। तो आप लोग तो छोड़ो, मतलब बड़ी बात होगी, हड्डी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, दांतों का स्ट्रक्चर देखते हैं, लेकिन इन्होंने किसका स्ट्रक्चर एक्सरे का यूज करके देखा था? डीएनए का। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने देखा था, उसे इन्होंने पब्लिश कर दिया था पेपर में। तो जो देखा उसे पब्लिश कर दिया कहां? पेपर में। जब इन्होंने अपना रिजल्ट पब्लिश किया पेपर में, उसी समय दो और लोग डीएनए के स्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे। एक का नाम था जेम्स वॉटसन और दूसरे का नाम था फ्रांसिस क्रिक। तो कुछ काम तो इन्होंने खुद किया, कुछ चीजें तो इन्होंने खुद खोजी, और कुछ डाटा उठा लिया उनके पेपर से, विल्किंस फ्रैंकलिन के। तभी तो बोल रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, मतलब विल्किंस और फ्रैंकलिन की इंफॉर्मेशन का यूज किया इन्होंने। मतलब कुछ डाटा उनका उठाया और कुछ खुद खोजा और प्रपोज किया डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए 1953 में। डीएनए मोर देन डजन टाइप का होता है, 1 दर्जन से ज्यादा टाइप के डीएनए होते हैं। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए, पी डीएनए, जेड डीएनए, तरह तरह के हैं।
सबसे कॉमन डीएनए होता है बी डीएनए। आप कौन कौन से पढ़ोगे? सिर्फ दो पढ़ोगे, बी डीएनए और जेड डीएनए। लगभग 4 साल पहले हम 5-6 तरह के डीएनए पढ़ाते थे, लेकिन वही तकलीफ कष्ट बाद में, तो हम सिर्फ अब 2 तरह के पढ़ाते हैं, बी डीएनए और जेड डीएनए। मोस्ट कॉमन डीएनए जो होता है वो है बी डीएनए। तो कोई क्वेश्चन पूछ ले, वॉटसन क्रिक ने जिस डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था वो कौन सा डीएनए था? तो बी डीएनए था। तो जो भी अभी मैं इस डीएनए के स्ट्रक्चर में बताऊंगा सब कुछ किसके बारे में होगा? बी डीएनए के बारे में। 1953 में दिया डबल हेलिक्स मॉडल। फिर 9 साल बाद 1962 में वॉटसन क्रिक एंड विल्किंस गॉट नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मिला 1962 में। क्या? अरे कोई भेदभाव नहीं हुआ था। रोजालिंड फ्रैंकलिन जो थी उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ कैंसर, और नोबेल प्राइज सिर्फ सर्वाइविंग मेंबर को मिलता है। तो जो सर्वाइव कर रहे थे उनका नाम है। क्लियर? अब क्वेश्चन क्रूशियल पार्ट कि डबल हेलिक्स मॉडल किन बातों पर बेस्ड था? पहला तो बता ही चुका हूं, विल्किंस और फ्रैंकलिन का जो एक्सरे डिफ्रैक्शन से देखा था वो इंफॉर्मेशन पर बेस्ड था। 2 और लिखे मैंने, क्या है सुनो। देखो डीएनए में नहीं बोलते हैं ए के सामने टी होगा, जी के सामने सी होगा, सी के सामने जी होगा, टी के सामने ओ होगा। इसे क्या बोलो? बेस पेयरिंग। क्या बोलते हैं? बेस पेयरिंग। इसी को मैंने लिखा है ए के सामने टी और टी के सामने ए, जी के सामने सी और सी के सामने जी। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी। बेसिस ही तो पेयर कर रहे हैं ना, तो इनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। उस पर बेस था। लेकिन ये बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री है, ये कहां से पता चला आपको? चारगाफ रूल से। चारगाफ रूल ने ही बताया ना, जितना ए होगा उतना टी, टी जितना होगा उतना ए होगा। तो चारगाफ रूल पर बेस्ड है। सर आपने कहां से उठाया ये सब? एनसीईआरटी से। नहीं, लेकिन एनसीईआरटी डायरेक्ट नहीं लिखती। डायरेक्ट लिख देगी तो सबको समझ में आ जाएगा, ये तो दिक्कत हो जाएगी ना। सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को समझ में आनी चाहिए, जो कम पढ़ता है उसको बिल्कुल नहीं समझ में आना चाहिए। इसीलिए जहां पर मैंने छोड़ा था, इसके बाद एनसीईआरटी में देखना, आगे तो विल्किंस फ्रैंकलिन का नाम दिया है, फिर वॉटसन क्रिक का दिया है, फिर उसके आगे देखो क्या लिखा है, वन ऑफ द हॉलमार्क। हॉलमार्क का मीनिंग लिख दो। हॉलमार्क लिखा होगा स्पेशलिटी। एक शब्द और होगा उसी पैराग्राफ 97 के 3rd पैराग्राफ में, प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब है सजेशन। मिले ये दोनों वर्ड? फिर मैं समझाता हूं ये बी और सी कहां से उठा लाया। एनसीईआरटी डायरेक्ट नहीं कहती, हमें खुद ढूंढना होता है। सही है? हॉलमार्क मतलब स्पेशलिटी और प्रोपोजिशन मतलब सजेशन। अब सुनना मेरी बात को, एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं वही। देखो क्या लिखा है, वन ऑफ द हॉलमार्क। आगे पढ़ देता हूं फिर समझाता हूं क्या लिखा है। वन ऑफ द हॉलमार्क of their proposition was base pairing between 2 strands of polynucleotide chain। यही लिखा है। उसके आगे फिर लिखा है, however this proposition was also based on observation of एरविन चारगाफ। एरविन चारगाफ ने क्या देखा था कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ए और टी का रेशो कांस्टेंट होगा इक्वल 1, और जी और सी का रेशो कांस्टेंट होगा इक्वल 1। ऑनलाइन वाला कोई पूछ रहा था चारगाफ रूल कहां लिखा है? यहां लिखा है। अब मैं समझा रहा हूं क्या लिखा है। वन ऑफ द हॉलमार्क मतलब वन ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ देयर सजेशन, मतलब जो वॉटसन क्रिक सजेस्ट कर रहे थे, वन ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ देयर सजेशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच क्या होती है? बेस पेयरिंग। ये इनकी खास बात थी, और उसी बेस पेयरिंग को मैंने क्या लिख दिया? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब फिर क्या लिखती है एनसीईआरटी कि ये जो बेस पेयरिंग वाला सजेशन है
However, this proposition या suggestion was also based on observation of एरविन चारगाफ। तो ये बेस पेयरिंग किस पर बेस था? चारगाफ रूल पर। ये सब एनसीईआरटी से तो उठाया। और चारगाफ रूल क्या कहता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ए और टी का रेशो कांस्टेंट होता है और 1 आता है, जी और सी का रेशो कांस्टेंट होता है और इक्वल 1 आता है। तो मैंने अभी डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए का इंट्रोडक्शन दिया है। अगली क्लास में लगभग 50 मिनट, 45 से 50 मिनट सिर्फ आपके डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करूंगा। आपका अपना डीएनए है तो एक एक कोना नहीं छूटेगा, एक एक चीज डीएनए के अंदर जो जो है, जैसा है, सब देखेंगे। ठीक है, आज की बात इतनी ही है। ऑनलाइन वालों बाय बाय। PYQ तो हमारे मॉड्यूल में ही होते हैं बच्चे, तो वो सब हो जाएंगे बाद में। ओके ठीक है, जिसे जो लिख रहे हैं लिख ले।